आज कुछ आंकड़े मैं भी अपने शब्दों में समेट कर लाई हूं। In a nation where 60% of the population is below the age of 35, when we speak about realization of the dreams and the aspirations of our youth, we need to understand that those aspirations and dreams can be fulfilled only when the government of India effectively contributes to our economy, our polity, and our society. Sir, today when we speak about the state of our economy, how does the Indian youth perceive the Indian economy? Today, the Indian youth sees that this nation has lost 50 million jobs in the past 5 years. Today, the Indian youth sees that 34% of the Indian labor force is either unemployed or underemployed. Today, the nation's youth sees that in our country, when we speak about the BPO sector, it's unfortunate that in the global BPO sector, India's share has dipped by 10%. And when the Indian youth looks for answers, it finds that by December 2012, it's the government of India which has stated that in 6 sectors in our economy, which include electricity and roads, 80% of projects are stalled. आज डीपी त्रिपाठी जी ने अपने उद्बोधन में एक वाक्य कहा था that statistics don't please everybody. मैं इनकी इस बात का समर्थन करती हूँ। और त्रिपाठी जी जब बोल रहे थे डिफरेंटली एबल्ड के बारे में, तब मैं सोच रही थी कि ये दुर्भाग्य है हमारा कि आज तक आजाद भारत में हम एक एक्यूरेट सेंसस का डेटा डिफरेंटली एबल्ड का भी पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त नहीं कर पाए। हम बात करते हैं कुपोषण की, मैल न्यूट्रिशन की, और दुर्भाग्य है कि नेशनल हेल्थ सर्वे नंबर 3 2005 के आंकड़ों के आधार पर हम 2013 में मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सर, an updated youth in this country is sought to be served by a government on the basis of outdated data. रेणुका जी आज सदन में नहीं है। कल उन्होंने कहा इस सदन में कि वो किसान है, इसलिए आज अगर वो होती सदन में तो मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करती कि हमारे देश में आज भी 2/3 नौजवान गांव में रहता है। और जो गांव में रहता है नौजवान, वो भारत की सरकार से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि 6.5 दशक बाद भी आज इस आजाद हिंदुस्तान में हर गांव तक हम एग्रीकल्चरल लिटरेसी क्यों पहुंचा नहीं पाए। आज वो देश का गांव का नौजवान पूछता है कि क्यों वो एग्रीकल्चर की ओर आकर्षित हो, जब एग्रीकल्चरल सेक्टर में वी हैव लॉस्ट 14 मिलियन जॉब्स। क्यों वो एग्रीकल्चर की ओर आकर्षित हो when he sees that 41% of small farmers in our country are in debt, कर्जे में डूबे हुए हैं। I'm sure if Renuka ji was here today, she would support me saying that you can never plow a field by turning it over in your mind. If we seriously seek to attract the Indian youth towards agriculture, what all do we need? We need soil testing labs in every village. We need agricultural scientists in every district. We need more investment in agricultural R&D. और अगर आप पिछले 9 सालों के आंकड़े देखें तो आप पाएंगे that public sector R&D spend in agriculture in comparison to agricultural GDP has been a mere 0.5%. जब देश में NSSO के आंकड़े ये कहते हैं कि 40% किसान अब खेती करना नहीं चाहते, तब मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का जो भाषण है उसको पढ़ती हूं और सरप्राइजिंगली एक फ्रेज पाती हूं, एंड आई कोट दैट देयर इज रीजन फॉर चीयर ऑन द एग्रीकल्चरल फ्रंट. Possibly in jubilation, the government of India forgot about the state of Maharashtra. 6000 गांव महाराष्ट्र में सूखे की चपेट में हैं, जिनमें से 75 गांवों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को 11 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है, इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि भले ही उनका गांव सूखे की चपेट में है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है. वहां जालना में 45 डेज में एक दिन में पीने का पानी आता है. भिवंडी और थाने में पानी की टैंकर से पीने का पानी लेते लेते दौड़ भाग में 6 बच्चे मर जाते हैं. और यहां भारत सरकार शब्दों का जाल बुनकर अपनी पीठ थपथपाती है और महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में महाराष्ट्र के सूखे को भूल जाती है. लेकिन भूलने की आदत इस सरकार में कई लोगों को पहले से ही है. मुझे अभी भी याद है कि जब मीडिया के बंधुओं ने
ऑगस्टा वेस्टलैंड के स्कैम के बारे में भारत के गृह मंत्री से उनकी टिप्पणी मांगी तो भारत के गृह मंत्री ने कहा लोग बोफोर्स भूल गए थे, ये भी भूल जाएंगे। और घोटालों की बात छोड़िए, अगर आज मैं पूर्वोत्तर के किसी नौजवान से मिलती हूं तो पूर्वोत्तर का नौजवान मुझसे कहता है कि भारत की सरकार तो हमको कब का भुला चुकी, वरना क्या यह संभव था कि 6.5 दशक के आजादी के बाद भी आज भी मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल हो, मेघालय हो, आज भी इन 5 राज्यों की राजधानी को रेल के माध्यम से हम पूरे देश से जोड़ नहीं पाए हैं। भूलने की आदत इस सरकार की इतनी है महोदय कि जब बांग्लादेशी घुसपैठियों ने असम में हिंदुस्तानियों पर आक्रमण किया, हिंदुस्तानियों को उनके घरों से बाहर खींचकर उनके घरों को जला दिया, 3,60,000 हिंदुस्तानी जब कोकड़ाझार और धुबड़ी में कैंप में रहने पर मजबूर हो गए, तब भारत सरकार 2 दिन तक आर्मी भेजना भूल गई। आलम तो यह है महोदय कि महामहिम के अभिभाषण में उन सरपंचों का भी उल्लेख नहीं है जिन्हें जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन सरपंचों ने लोकतंत्र पर विश्वास दिखाया। यहां पर अगर किसी को याद रहा तो एक परिवार के प्रति अपने श्रद्धा सुमन को अर्पण करना याद रहा। और स्वाभाविक है कि जिस राजनीतिक पार्टी में परिवार के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर ही राजनीतिक भविष्य उज्जवल होता है, उस पार्टी में स्वाभाविक है कि आप परिवार को प्रणाम करें। लेकिन बड़ी विनम्रता से आज मैं सदन में एक बात कहना चाहती हूं कि जिस नौजवान का सरहद पर सर काटा गया, उस नौजवान के परिवार ने आज तक न सदन में न सड़क पर इस राष्ट्र पर अपना एहसान जताया है। जिस बेटे के शव को पाकिस्तानी आर्मी ने म्यूटिलेट किया, उस सौरभ कालिया के पिता ने आज तक इस राष्ट्र पर एहसान नहीं जताया है। अगर उम्मीद की है तो सिर्फ इतनी कि उन्हें न्याय मिलेगा। और भारत की सरकार ने ऐसे परिवार को क्या दिया? भारत की सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने में मसरूफ हो गई और जब गेंद पर तालियां पड़ी तो उनका तालियों की गड़गड़ाहट में हमारी सरकार ये भूल गई कि शहीदों के परिवार आज भी इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब बात इंसाफ की होती है महोदय, तब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पढ़ती हूं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बिल के बारे में। इस सदन में जब उस बिल पर चर्चा हुई थी तब मैंने आग्रह किया था सरकार से कि शायद आजाद हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा कानून आ रहा है जिसमें अगर महिला को सेक्सुअली हरास किया जाता है तो कानून में प्रावधान है कि अक्यूज्ड के साथ आप सेटलमेंट कर सकते हैं। क्या यह डिटरेंट फैक्टर है सर, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं? रेणुका जी ने यहां पर बात की थी कल कि महिला को राजनीति में किस प्रकार से आरक्षण के माध्यम से सशक्त करने की जरूरत है। आज मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि आप लाइए 33% आरक्षण का बिल लोकसभा में, आप आगाज तो कीजिए, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। कल आदरणीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन अरुण जेटली जी ने कहा इस सदन से कि let us immediately pass legislation which ensures the dignity and security of women in our nation। और मुझे यकीन है कि हम सब अरुण जी की इस बात से सहमत हैं। जब दिल्ली में गैंगरेप की घटना हुई तो हम सब एक स्वर में बोले, सरकार के मंत्री भी बोले कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत है, लेकिन ये सरकार भारत की जनता को ये बताना भूल गई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए जो बजटरी एलोकेशन होता है, जो आर्थिक प्रबंधन होता है, उसको इसी सरकार ने अप्रैल 2011 में बंद कर दिया था। जब दिल्ली की सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जंतर मंतर पर जाकर मोमबत्ती जलाकर आए। टीवी डिबेट्स में उन्होंने अपनी संवेदना को, अपनी व्यथा को व्यक्त किया, लेकिन देश की जनता को यह नहीं बताया कि धुलीचंद नाम का एक रेपिस्ट है जो उम्र कैद की सजा काट रहा है। उस रेपिस्ट को पैरोल ना मिले ऐसा सुझाव दिल्ली पुलिस ने दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस के सुझाव को ठुकराते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एलजी से ऐसे रेपिस्ट के पैरोल की गुहार लगाई। ये बताना भूल जाते हैं। लेकिन जब मैं बातें याद दिलाती हूं तो कुछ लोग मुझे हिदायत देते हैं कि इतिहास के पन्नों को पलटना छोड़ दो स्मृति, आगे देखो, आगे बढ़ो और जो पीछे छूट गए हैं उन्हें संग लेकर चलो। ये प्रयास भी हमने किया, गुजरात सरकार के माध्यम से हमने प्रयास किया, लेकिन भारत सरकार ने हमारे प्रयास में हमारा साथ नहीं दिया। हमने गुजरात सरकार की ओर से भारत सरकार से कहा दैट वी आर अ पावर सरप्लस स्टेट,
We want to help those states who have deficiency in manufacturing or providing power to its citizens. हमने भारत सरकार से निवेदन किया कि आप इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स को सशक्त करिए ताकि कोई कंस्ट्रेंट ना रहे और हम दक्षिण भारत में जितने प्रदेश हैं, चाहे वो केरल हो चाहे तमिलनाडु हो, अगर वहां पर दरकार हो तो हम अपना सरप्लस पावर वहां पहुंचा सके। 2011 फरवरी में महोदय गुजरात सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा। 2013 फरवरी में पावर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में गुजरात के मंत्री ने इस निवेदन को दोबारा दोहराया, लेकिन आज तक भारत सरकार से जवाब नहीं आया। फिर भी गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहां मना है। और आज मैं भारत सरकार से कहती हूं कि भले ही आप भ्रष्टाचार और महंगाई का अंधकार पूरे देश में फैलाएंगे, लेकिन हम भाजपा शासित प्रदेशों में प्रगति का दीप जलाएंगे और भारत मां को परम वैभव की ओर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ रेणुका जी के समर्थन का प्रस्ताव का समर्थन ना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू।